गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी होमवर्क तो आज नहीं डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा होमवर्क था तो नेक्स्ट क्लास में ही कर देंगे ना, तब तक कर ही लो तुम लोग। अभी लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम दिया था, वो वाला पहले कर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड सलोनी। ठीक है बच्चों, फिर ये स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में रहे कि हर एक प्लेट को आपने दो पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है जिनके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट ये कैपेसिटेंस चाहिए, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप हर एक प्लेट को उन पॉइंट से कनेक्ट कर दोगे जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। देखो यहाँ हर एक कनेक्टेड है ना, ए भी कनेक्ट, ये पहली प्लेट भी कनेक्टेड है, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी ना। तो वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप इजिली निकाल सकते हो बाय यूजिंग मेथड ऑफ राइटिंग पोटेंशियल ना। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, तो इससे कनेक्टेड हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए। और इसका अगर पोटेंशियल वी बी है तो यहाँ का वी बी हो जाएगा और यहाँ का वी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर बन रहा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो भी हाई होगा इसमें से, मान लो वी ए अगर हाई है तो वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे भी वी ए माइनस वी बी, वी ए वी बी। तो हर एक जगह सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। समझो बच्चों, आपको वो नहीं देखना है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, उससे मतलब नहीं ना, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो आपको दिखेगा सब पैरेलल है ना। जब पैरेलल है तो सीधे आप आंसर कितना लिख दोगे। हाँ, बट इसमें और ज्यादा इजी है श्रेयस, जहां पे सीधे पोटेंशियल लिख करके दिख रहा है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट भी क्यों बनाना। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। जहां पर सारे पॉइंट्स को आप सारे प्लेट को कनेक्ट कर दोगे वो क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। एक और ऐसा ही कर लो, फिर हम लोग डायलैक्ट्रिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताओ, मान लो प्लेट एरिया ए है और बीच की डिस्टेंस डी है।
हाँ नैनेस सही है। सरयू क्या कर दिया तुमने, इतना क्या दिमाग लगा दिया। अगर इधर का पोटेंशियल बी ए लिखोगे, हाँ सारे प्लेट कनेक्टेड है तो पोटेंशियल लिख के बस कर दो। यहाँ का अगर वीबी है तो यहाँ का वीबी, ये वीबी हुआ ना तब। तो यहाँ पे कैपेसिटर बन पाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये कैपेसिटर बन पाया पोटेंशियल अगर सेम है दोनों प्लेट का। यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया ना, समझ आ रहा है बच्चों। यहाँ पे बना वी ए माइनस वीबी, यहाँ पे वी ए माइनस वीबी। अगर कोई कैपेसिटर सर्किट में कैपेसिटर है लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सॉरी पोटेंशियल सेम है दोनों प्लेट का, तो उस पे तो कुछ चार्ज जाना ही नहीं है ना, उसको तो आप सर्किट से हटा दोगे ना। समझो बच्चों ना, अगर कोई भी कैपेसिटर का आपने दोनों साइड से कनेक्ट कर दिया, हाँ अगर कनेक्टेड होगा तो फिर कोई चार्ज आएगा नहीं ना, जो इधर का पोटेंशियल है वो इधर का ही है, तो इसको आप हटा दो, यहाँ पर कोई रखने का फायदा ही नहीं है। तो इसको यहाँ से हटा दोगे ना, दो ही कैपेसिटर है, यहाँ वी ए माइनस बीबी, यहाँ पे वी ए माइनस बीबी। समझ आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, दो ही कैपेसिटर है दोनों पैरेलल में है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/T। जो लास्ट में कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, एक वो दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे थे एक लाइन में आ जाएंगे, उसका आंसर 1 सेकेंड है क्या। अच्छा 1 सेकेंड है, तब तो उसमें थीटा 1 और थीटा 2 लेके इजिली हो जा रहा है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है उसमें, बिना कैलकुलेशन के 1 सेकेंड आ जा रहा है, बस थीटा 1 और थीटा 2 अगर इक्वल ले ले। तो अब हम लोग को डाइलेक्ट्रिक पढ़ना था, तो क्या करूं, वो वाला क्वेश्चन बताऊं या क्लास के लास्ट में बता देता हूँ। लास्ट में 5 मिनट पहले याद दिलाना तो बता दूंगा ना, सिंपल है फिर आराम से हो रहा है। हाँ पेंडुलम वाला लास्ट में कर लेंगे ना, कैलकुलेशन भी नहीं लग रहा है, अगर वो थीटा 1 थीटा 2 इक्वल ले रहे हैं तो हो जा रहा है आराम से। कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की थी उसमें ना, दोनों को एक जगह ला दिया था, वो गलत हुआ था, पार्टिकल जब मिलेंगे तो एक जगह आ जाएगा, वो गलत था। तो आज बताता हूँ ना। तो अब देखो, कैपेसिटर में अब हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं। अभी हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा ना, अब कैपेसिटेंस में हमें दो टॉपिक और पढ़ने हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में, डाई इलेक्ट्रिक। एक तो ये टॉपिक देखना है, और दूसरा फिर हम लोग जब रेसिस्टेंस और कैपेसिटर एक ही साथ सर्किट में होंगे तो क्या होगा, आरसी सर्किट। ये दो टॉपिक अब बचे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आज ये हो जाएगा, अगली क्लास में ये हो जाएगा, बीच में थोड़ा बहुत डाउट में टाइम जाएगा, तो 3 क्लास अब मान लो कि और अभी इसमें लग जाएगा। तो नेक्स्ट वीक ही हम लोग का मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक देखो किसको बोलते हैं, किसी को आइडिया है डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या।
बच्चों कोई कुछ बताना चाहेगा, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको पता है कि मैटर के 3 टाइप होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटिंग मटेरियल। ये पता होगा सबको, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो 3 टाइप होते हैं इसमें, ये तो सबको पता ही है ना, ये तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटिंग मटेरियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और लार्ज नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें होते ही नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अगर हम कैपेसिटर के बीच में ऐसा कोई मीडियम डाल दे जो डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए पहले हम थोड़ा डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको हम कैपेसिटर में डाल के देखेंगे कि वो उसका क्या इफेक्ट आएगा ना। डालने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि भाई उसका होता क्या है, वो अच्छे से समझ ले, फिर उसके बाद उसको उसका इफेक्ट देखें। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसको ब्रॉडली आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। एक होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर के एग्जांपल क्या है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और साथ में मॉलिक्यूल उसके नॉन पोलर है। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अगर आप HCl ले लो ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि HCl के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो आप इसको क्या लेके चलोगे, एक डाइपोल लेके चलोगे ना, पोलराइज्ड है ये। ऑलरेडी ऑलरेडी इसमें 2 पोल्स बने हुए हैं, पोलर मॉलिक्यूल है, समझ लो। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वुड और प्लास्टिक में भी नहीं है, बट इसमें ऐसे पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं आया हुआ है, बट इसमें आया हुआ है। तो ये हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। पोलर को हम ऐसे दिखाते हैं ना, माइनस प्लस। समझ बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल को आप ऐसे दिखाओगे, इधर माइनस है इधर प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो अब देखो, अगर आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा। पहले हम नॉन पोलर के बारे में देखते हैं। क्योंकि आप कैपेसिटर में रखने जा रहे हो, तो कैपेसिटर में रखने जा रहे हो मतलब क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें रखोगे। तो इसलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो क्या होगा, फिर उसमें हम कैपेसिटर में इसको रखेंगे। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पहले देख लेते हैं। देखो नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होगा, उसमें जो जो भी एटम्स होंगे, उनका जो मॉलिक्यूल होगा उसमें, सॉरी, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ऐसे पोलराइजेशन नहीं रहता ना, निगेटिव पॉजिटिव अलग अलग नहीं है। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि हर एक जगह जो भी एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा और
निगेटिव चार्ज होगा। उन दोनों का निगेटिव चार्ज का हम मानेंगे कि यहाँ पर एक पूरा क्लाउड है, स्फेरिकल क्लाउड है, और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है और पॉजिटिव चार्ज तो एक जगह होता ही है, निगेटिव चार्ज का भी सेंटर एक ही जगह है। तो अभी यहाँ पे कोई पोल्स नहीं बने हुए हैं, नॉन पोलर में कोई ऐसा पोल्स नहीं बना है। ये निगेटिव चार्ज का पूरा एक स्फेरिकल क्लाउड है जिसका सेंटर यहीं पर है पॉजिटिव चार्ज पे। लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे इसको, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फोर्स फील करेगा ना। पॉजिटिव चार्ज किधर को फोर्स फील करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज किधर को फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होने लग जाएगा। निगेटिव चार्ज थोड़ा इधर अट्रैक्ट हो गया और पॉजिटिव थोड़ा इधर खिसक गया है। तो अब आप बोल सकते हो कि इस निगेटिव चार्ज का जो ये पूरा क्लाउड है, ये अब इसका सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक जगह नहीं है। अब इसका सेंटर इधर ज्यादा निगेटिव चार्ज है ना, तो आप कहीं मानोगे कि इसका सेंटर कहीं अब इधर आ चुका है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये हमारा जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो भी अब क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा ना। जो ये एटम है अब ये एक ऐसा, इसको आप ऐसे दिखाओगे माइनस प्लस, एक डाइपोल बन चुका है। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे वो एक डाइपोल बन गया है। समझ आ रहा है बच्चों। तो अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें हर एक जगह एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं दो तीन ही दिखा रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे हैं। और जब आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा, ये सारे एटम जो होंगे जो अभी तक पोलराइज नहीं थे, अब क्या हो जाएंगे, ऐसे कुछ पोलराइज हो जाएंगे। इधर नेगेटिव चार्ज है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये चार ही एटम है यहाँ पे, ऐसा नहीं है ना, ये एक रफ डायग्राम है। तो ऐसे यहाँ पे हर जगह हो जाएगा। तो और भी ऐसे आप बना लोगे ना। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसके बीच में देखोगे तो प्लस और माइनस ये सब ये पास पास है ना, एकदम पास पास एटम है। डायग्राम में दूर दिख रहा है, ये सब प्लस माइनस जो यहाँ आए हैं बीच में, ये हर एक जगह के प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, हर एक जगह का प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे ना। नेट चार्ज अगर आप देखोगे तो इसमें केवल कहाँ दिखेगा, नेट चार्ज आपको यहाँ इधर साइड में निगेटिव दिखेगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो ओवरऑल जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो कैसा दिख रहा होगा, ओवरऑल आपका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो बीच में चार्ज नहीं दिख रहा होगा उसके, उसके केवल इधर साइड साइड में निगेटिव चार्ज दिख रहा होगा और इधर साइड साइड में पॉजिटिव चार्ज। तो जो अभी तक हमारा डाइलेक्ट्रिक
जिसमें चार्ज नहीं था कुछ भी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या हुआ, उसमें साइड साइड में चार्ज इंड्यूस हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जो हमने लगाया, तो जैसे कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होता था, कंडक्टर में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन इधर भाग आते थे, निगेटिव चार्ज आ जाता था, इधर पॉजिटिव। तो इसमें भी आया, लेकिन इसमें अलग रीजन से आया, पोलराइज होने की वजह से आया। तो इस चार्ज को हम नाम देते हैं, ये फ्री नहीं है ना चार्ज, ये भाग के नहीं आया है, ये चार्ज इंड्यूस पोलराइज होने की वजह से आया है, लेकिन ये एटम से बंधा हुआ है। ये निगेटिव चार्ज क्या फ्री टू मूव है, ये यहाँ अपने मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं बाउंड चार्ज। बंधा हुआ चार्ज है ना। लेकिन अब जो भी हो, चार्ज अगर यहाँ इंड्यूस हुआ और यहाँ इंड्यूस हुआ, तो इसके वजह से क्या होगा, इस इंड्यूस चार्ज की वजह से भी अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे, निगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स, तो नेट इधर को अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ना, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और एक बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही अंदर, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना रह जाएगा, इन दोनों का जो भी नेट आएगा, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा ना, बाहर की वजह से जो इंड्यूस होगा वो बाहर वाले से कम ही होगा। तो अंदर अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितनी वैल्यू बोलोगे उसको, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जो अंदर से इंड्यूस हुआ है, तो इसकी वैल्यू ही आपको पहले बताया हुआ है E/K। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसकी वैल्यू आएगी E/K, जहां पे K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। याद है बच्चों, ये पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं रहेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर कितना मिलेगा, E/K इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो हमें बस यही समझना था कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, सॉरी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वहां के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E/K हो जाएगा, और वो क्यों हो जाएगा ऐसा हमने समझ लिया। और यहाँ बताओ, बाहर कोई फर्क पड़ेगा, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आमने सामने है, तो इनका इफेक्ट केवल इनके बीच में रहता है। यहाँ देखोगे तो ये इफेक्ट दोनों का कैंसिल हो रहा होगा ना, इस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज होगा। ये डिपेंड करेगा, ये कितना स्ट्रांग आपने ई लगाया है। अगर ई आपने छोटा लगाया है, तो उसकी वजह से इंड्यूस भी बहुत हल्का ही होगा ना, ज्यादा स्ट्रांग लगाओगे तो ये भी स्ट्रांग होगा, लेकिन इसके कंपेरेबल में कम ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर पूरा जीरो ही हो जाए, वो तभी होता है जब एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है। अब उस पे अभी नहीं जाओ ना। देखो ये भावेश भाई, देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, वो एक्सपेरिमेंटली कितना मिलता है, E/K। तो आपको अभी यही याद रखना है ना, इन दोनों का जो इफेक्ट आया वो E/K आया, तो अब E/K ही ध्यान रखेंगे ना, कि इतना ही कम हुआ है, जीरो नहीं आया है ये। और आप अगर आप देखोगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी कितना है, इन दोनों की वजह से जीरो है, तो बाहर जो ई लगाया था वही है, यहाँ पे भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। समझ आ रहा है बच्चों। अगर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो ई ही रहेगा, और डाइलेक्ट्रिक वाली जगह पे E/K हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि अगर
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखा तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो क्या होगा। सेम चीज होगा ना, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक मान लो आपने कोई ऐसा मटेरियल लेके आए जिसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पहले से पोलराइज है, तो पहले से पोलराइज होंगे लेकिन उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा ना कि कौन किधर को है, सब रैंडम ऐसे होंगे ना। जैसे आप HCl लिक्विड ले लो कहीं कंटेनर में, तो क्या सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे, सब रैंडम किधर को भी अरेंज होंगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल अपने को किधर अरेंज करता है। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दें प्लस माइनस, तो प्लस इधर को जाएगा, निगेटिव इधर को, और वो अपने को ऐसे अरेंज कर लेगा। मतलब डाइपोल क्या होता है, अपने को उसके पैरेलल अरेंज कर लेता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इसके अंदर के जितने भी डाइपोल्स होंगे वो सब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड में अरेंज कर लेंगे डायरेक्शन में। तो वही सेम चीज फिर से वैसे ही आ जाएगी ना, वही सेम डायग्राम बना लोगे, बस इसमें अरेंज होके ये अरेंजमेंट बना है, उसमें पोलराइज होके बनता था पीछे वाले में। तो फिर से क्या होगा, आपको बस साइड साइड में निगेटिव चार्ज दिखेगा, यहाँ बहुत सारे हैं ना, मैंने दो तीन ही दिखाए हैं, और इधर पॉजिटिव, और बीच में सब कैंसिल हो रहे हो। तो ओवरऑल हमें क्या दिखेगा, तो ओवरऑल हमें दिख रहा है कि जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये सब चार्ज अपने एटम से बाइंडेड है ना, फ्री नहीं है, तो सब बाउंडेड चार्ज है, और इनके वजह से एक अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी है, तो इन दोनों का जो नेट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वही सेम E0 E/K आ जाएगा। और बाहर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी E होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने अब ये समझ लिया कि डाइलेक्ट्रिक चाहे पोलर हो या नॉन पोलर, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/K हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है। चवन साथ साथ लिखते रहना है ना, ये नहीं कि पूरा फिर से अभी शुरू कर रहे हो तुम, जो छूट जाए बस वो लिख लो बाद में। हो गया।
अब हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी तक बस हमने इतना सीखा है कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से जहां पे डाइलेक्ट्रिक रहेगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम हो जाएगा और बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका हम साइड व्यू देख रहे हैं ना, तो ये इससे हमें बस दो लाइन दिख रही है और इसके बीच में हमने एक यहाँ पर एक मीडियम डाल दिया जिसकी थिकनेस कुछ t है। ये अंदर को उतना ही गया हुआ है जितना ये हमारे प्लेट्स गए होंगे। ये अरेंजमेंट समझ आ रहा है बच्चों? ये दो प्लेट थे जिनका एरिया a था, बीच की डिस्टेंस d थी और उनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k वाला मीडियम डाल दिया है। समझो? तो अब अगर आप सामने से देखोगे, इधर से खड़े होकर देखोगे तो ये लाइन दिखेगी, ये लाइन दिखेगी और ये दिखेगा। ना, इसको हम लोग सामने से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k वाला मीडियम है, ये थिकनेस t है और बीच की डिस्टेंस d है। एरिया इस प्लेट का a है और इसके डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया सेम a ही है ना। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कि कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो सॉरी कैपेसिटेंस आएगा। बिना डाइलेक्ट्रिक के हमने कैपेसिटेंस निकाला हुआ है, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो अब पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, हमें ये निकालना है। यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर है सभी को? हम करने क्या जा रहे हैं? सॉल्व करना स्टार्ट करूं? कैपेसिटेंस निकालना स्टार्ट करूं? हो गया यहाँ तक? तो देखो, कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या रहता है हमारा, कि हम लोग एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देंगे और एक प्लेट को, इसमें हेडिंग ये है ना, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पहले ऊपर डाइलेक्ट्रिक था, फिर अब कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और दूसरे प्लेट को माइनस क्यू चार्ज देंगे और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर क्यू बाई वी कर देंगे तो उससे हमें कैपेसिटेंस आ जाएगा ना। कहीं पे भी कैपेसिटेंस निकालने का क्या तरीका है कि दोनों प्लेट को प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दो और बीच का वी निकालो, फिर क्यू बाई वी कर दो। यही करते थे ना कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अब देखो, अगर ये इस प्लस क्यू और माइनस क्यू को देने की वजह से, चार्ज देने की वजह से अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया है ना, अगर इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई आया है तो यहाँ बी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया होगा? अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई बाई के। ठीक है। अब अगर हमें यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और आपने देखो पीछे ये पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता था तो हम लोग क्या करते थे, वी ए माइनस वी बी निकालना रहता था तो डायरेक्ट ई इंटू बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये करते थे ना। तो अब देखो हमारा यहाँ पर
यहां से यहां तक के लिए तो क्या डिस्टेंस है, ये मान लो कुछ डिस्टेंस है d1 और ये डिस्टेंस है d2, तो d1 प्लस t प्लस d2 ये मिल के पूरा कितना हो जाएगा d। अब जहां पे जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हुए E इंटू डी फॉर्मूला लगाते जाते हैं। तो अगर हमें बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E इंटू d1, फिर यहाँ पे E बाई के इंटू टी, और यहाँ पर फिर E इंटू d2 ना, ऐसे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, E इंटू d1 प्लस E बाई के इंटू टी प्लस इंटू डी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? और d1 प्लस d2 की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं यहाँ से, d1 प्लस d2 की वैल्यू हम यहाँ से t को इधर लाके लिख सकते हैं d माइनस टी। तो e को कॉमन कर दो तो ये हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ पे v की e की वैल्यू क्या आप डाल सकते हो चार्ज के टर्म में, ये जो बाहर का ई है उसका तो डायलेक्ट्रिक से कोई मतलब है नहीं, बाहर का ई आप निकाल सकते हो ना। अगर चार्जेस यहाँ पे आए हैं तो एक प्लेट के चार्ज की वजह से कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों प्लेट का मिलाकर के यहाँ कितना आएगा, समझो ना। डायलेक्ट्रिक का इफेक्ट केवल इसके अंदर आता है, बाहर कुछ नहीं आता। तो बाहर जैसे पहले निकालते तो वैसे ही निकालोगे, दोनों साइड का मिला के अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का 2 बार ना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिग्मा को क्या लिखोगे, क्यू बाई ए। ठीक है ना, यहाँ पे हमने सिग्मा को क्यू बाई ए लिख दिया है और ये एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारा क्यू और वी का टर्म आ चुका है। तो अब यहाँ से अगर हम क्यू बाई वी का रेशियो निकालें तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो इसका मतलब ये हमारा नया कैपेसिटेंस हो गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले आपका फॉर्मूला रहता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये रहता था। तो बस क्या हो गया, डी में टी कम करके टी बाई के ऐड कर देना है। नीचे जो डी रहता था डी में डी माइनस टी करके प्लस टी बाई के करना है। समझ आया सबको बच्चों, यहाँ पे डेरिवेशन नोट कर लो इसको। जूम आउट ही गया हुआ है विश्वराज, दिख नहीं रहा है क्या?